उजाड़ दिया आशियाना उसका और इतिहास गवाह हो गया। नफरत की लड़ाई में आम आदमी तबाह हो गया। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक के बाद एक 12 जगह सिलसिलेवार धमाके, जिसने मुंबई के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले कि लोग पहले धमाके से संभलते, दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा और एक के बाद एक 12 धमाकों ने करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाया, साथ में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 713 मासूम घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम था। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त का क्या था इन धमाकों में रोल? क्यों सुपर कॉप राकेश मारिया ने संजय दत्त को थप्पड़ मारा था? सुनाएंगे आपको 1993 के मुंबई बम धमाकों की इस दर्दनाक कहानी में। 12 मार्च 1993 का वो दिन माया नगरी मुंबई के साथ पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। उस समय घड़ी में दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे जब BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी बिल्डिंग जहां हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार रोज होता है, दहशतगर्दों ने पहले उसको निशाना बनाया। BSE का 28 मंजिला इमारत पहले बम धमाके से पूरी तरह हिल गया था। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आता, लगभग 2:15 पर नरसीनाथ स्ट्रीट से दूसरे बम धमाके की खबर आई। इसके बाद तीसरा धमाका ठीक 2:30 बजे दादर के शिवसेना भवन में किया गया। 3 मिनट के बाद 2:33 पर फिर चौथे धमाके की खबर एयर इंडिया बिल्डिंग से आई। पांचवा 2:45 पर डबल डेकर बस में रखे RDX से सेंचुरी बाजार और उसी टाइम में छठवां धमाका माहिम में हुआ। फिर 3:05 पर सातवां धमाका एक लावारिस स्कूटर के माध्यम से हीरे जवाहरात की जावेरी मार्केट में और 8वां धमाका 3:10 पर सी रॉक होटल में किया गया। प्लाजा सिनेमा में 9वां धमाका 3:13 पर और 10वां धमाका 3:20 पर जुहू सेंटोर होटल पर। इसके ठीक 10 मिनट बाद 11वां धमाका सहार हवाई अड्डा और अगले 10 मिनट में 3:40 पर एयरपोर्ट सेंटोर होटल के पास 12वां बम विस्फोट हुआ। ये सभी धमाके इतनी सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान हो, ज़्यादा लोग मरे, ज़्यादा संपत्ति को नुकसान हो। मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच में ही एक के बाद एक करके 12 सिलसिलेवार बम धमाके से मुंबई पूरी तरह हिल चुकी थी। चारों तरफ बस आग, धुआं, खून और शरीरों के साथ रोते बिलखते लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें थी उन मासूम की जिनका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ रोज की तरह उस दिन भी अपने घर से बाहर रोजी रोटी कमाने की दौड़ में निकले थे, लेकिन दहशतगर्दों की नफरत की आग में उनके अरमान, उनकी खुशियां, उनके अपने, उनके सपने सब जल गए। तबाही का ऐसा मंजर था कि कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं किसी के पैर। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और उसके बाद बहुत लोगों के दिलों में नफरत और बदले की भावना ने घर कर लिया, जिसका नतीजा दुनिया के सामने दंगों के रूप में आया। मुंबई इन दंगों की आग में जल रहा था और इसी आग में मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का ऑफिस भी जल गया था। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर मेमन का ऑफिस जलना और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना, ये 2 कारणों की वजह से दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने मुंबई से बदला लेने के लिए मुंबई में बम धमाके करवाए। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुताबिक टाइगर मेमन, मुस्तफ़ा दोसा, छोटा शकील ने सब लोगों को साजिश रचने के लिए दुबई बुलाया था और यहाँ धमाकों से पहले करीब 15 मीटिंग्स की गई थी। 8 फरवरी को 200 किलो RDX साबुन जैसे शेप में मुंबई लाया गया था। जब सामान मुंबई आ गया, उसके बाद टाइगर मेमन ने 20 लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ये लोग 2-3 ग्रुप्स में वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे थे। इन लोगों को पाकिस्तान में पूरी ट्रेनिंग दी गई।
AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बाकी एक्सप्लोसिव्स के बारे में इन्हें सबको ट्रेन किया गया। इन ट्रेन लोगों का आखिरी जत्था मार्च के पहले हफ्ते में वापस आया था। उसके बाद इन लोगों ने मुंबई की रेकी की। ये लोग उन ठिकानों की तलाश में जुट गए जहां ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान हो, और अपने इरादों में ये लोग कामयाब हो सके। 11 मार्च को टाइगर मेमन के घर पर ही विस्फोटक को गाड़ियों में लोड किया गया और इन्हें तयशुदा जगह पर भेज दिया गया। धमाकों के दिन सुबह टाइगर मेमन फैमिली दुबई में छुट्टियां मनाने निकल गई। टाइगर मेमन आज तक फरार है। राकेश मारिया, जो कि उस टाइम मुंबई में डीसीपी ट्रैफिक थे, उनके पास ब्लास्ट के अगले दिन किंग का फ़ोन आया। किंग बोले तो उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा। उन्होंने मारिया को फ़ौरन मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने मारिया साहब से बम धमाकों का केस इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। हालांकि उस वक्त राकेश मारिया को मुंबई में केवल 22 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर भी ये केस राकेश मारिया को दिया गया, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन था। उस वक्त तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से बम धमाकों के पीछे कौन है, किन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया था, पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं था। तहकीकात शुरू की गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 150 से ज़्यादा टीम्स बनाई गई और तहकीकात शुरू की गई। पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू मिला जब उनको एक लावारिस स्कूटर मिला और मारुति वैन मिली। जब इस मारुति और स्कूटर की जांच हुई तो मारुति वैन के साथ रूबीना मेमन का नाम सामने आया। रूबीना मेमन के ठिकाने पर जब पुलिस पहुंची तो वहां उन्हें पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के 5 बेटे टाइगर, याकूब, सुलेमान, यूसुफ और अयूब की जानकारी मिली। साथ में ये भी खबर मिली कि रज्जाक के बड़े बेटे टाइगर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का कनेक्शन है। यहीं से दाऊद इब्राहिम का ब्लास्ट में मास्टरमाइंड होने का संदेह हुआ। टाइगर के घर से फ्रिज के ऊपर एक चाबी मिली। इस चाबी को जब उस लावारिस स्कूटर में लगाया गया तो पता चला कि चाबी उसी स्कूटर की थी। इसके बाद संदेह के आधार पर देश के 80 शहरों में छापेमारी कर 180 सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अन्य मुख्य अपराधी में अबू सलेम, मुस्तफ़ा दोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कयूम, रियाज सिद्दीकी, फिरोज़ अब्दुल रशीद खान और करीमुल्ला शेख भी शामिल थे। इसी दौरान अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को भी हिरासत में लिया गया। राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है, जांच के दौरान जब 3 लोगों को पकड़ा गया जिनके नाम थे बादशाह खान, हनीफ और समीर। इंटरोगेशन के दौरान हनीफ और समीर ने कहा, आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते क्या? जब राकेश मारिया ने पूछा कि कौन बड़े लोग, तब उन्होंने कहा संजू बाबा। राकेश मारिया को कुछ समझ नहीं आया। तब उन दोनों ने दोबारा बोला संजय दत्त हीरो। इसके बाद संजय दत्त जब शूटिंग से लौट रहे थे तब उनको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान संजय दत्त ने शुरुआत में कुछ नहीं बताया। तब राकेश मारिया ने कहा, तुम कुछ बताओगे या मैं बताऊं? राकेश मारिया उस वक्त जी जान से इस केस में लगे थे और उन पर, क्योंकि इतना बड़ा केस था, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जब राकेश मारिया ने देखा कि संजय दत्त कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं तो उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ संजय दत्त के मुंह पर दे मारा। उसके बाद संजय दत्त काफ़ी रोए थे और उन्हें अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हुआ था। संजय दत्त नहीं चाहते थे कि ये बात उनके पिता यानी सुनील दत्त को पता चले और वो राकेश मारिया से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ मेरे पिता को कुछ ना कहें। 12 मार्च 1993 को ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया। इन्हीं मुंबई धमाकों के ऊपर अनुराग कश्यप की एक बेहतरीन फिल्म आई थी जो कि हुसैन जैदी की किताब पर आधारित थी। ये महज एक फिल्म नहीं बल्कि ये एक इमोशन है, एक ऐसा जज्बात है जो उस
बम धमाकों से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी में झांकने का आपको मौका देगा। बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टिंग से आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे फिल्म को 2004 में रिलीज़ होना था, पर इस फिल्म पर स्टे लग गया क्योंकि उस वक्त 1993 के बम धमाकों के केस की प्रोसीडिंग चालू थी। आखिरकार ये फिल्म 2007 को रिलीज़ की गई और इस फिल्म को देखकर लोगों की आंखें ज़रूर भर आई, लेकिन इस पूरी फिल्म की टीम के काम को काफ़ी अप्रिसिएशन दिया गया। राकेश मारिया के रोल में के मेनन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देखी जा सकती है। वो केस सॉल्व करने का डेडिकेशन, कमिटमेंट और जज्बा उनकी एक्टिंग में साफ दिखाई देता है। सभी अपराधियों को दोषी बताते हुए 4 नवंबर 1994 मुंबई पुलिस द्वारा 10,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। इस चार्जशीट में 600 लोगों की गवाही के साथ 180 आरोपियों के लिस्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। चार्जशीट जब कोर्ट में पहुंची तो सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनवाई शुरू की गई। इसके बाद 2006 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट के लिए 100 लोगों को मुख्य आरोपी करार दिया। अब तक बम ब्लास्ट के सभी दोषियों में से सिर्फ 14 दोषियों को फांसी दी गई है। इन दोषियों में याकूब मेमन जैसे खतरनाक आतंकवादी भी शामिल थे। इसे 2015 में फांसी दी गई थी। 2017 में हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अबू सलेम दाऊद गैंग के साथ मिलकर गुजरात के भरूच से रियाज सिद्दीकी द्वारा दिए गए हथियार, एक्सप्लोसिव जैसे 9 AK-56, 100 हैंड ग्रेनेड आदि मारुति वैन में छुपाकर मुंबई लाया था। इस वैन को एक्टर संजय दत्त के घर पर रखा गया था। अबू सलेम को हथियार लाने ले जाने और ब्लास्ट की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभी अबू सलेम के साथ 22 अन्य अपराधी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, जबकि हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त अपनी पूरी सज़ा जेल में काट चुके हैं। दोषी अपराधी में से बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन समेत 27 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। कई रिपोर्ट की माने तो इस बम ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बैनर तले पूरी की गई थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन द्वारा बम ब्लास्ट के लिए आतंकवादियों के मीटिंग्स और कैंप करवाए गए थे, जिसमें उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। 1993 के मुंबई बम धमाकों की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ़ जो उन लोगों को मिली जिन्होंने 1993 के मुंबई धमाकों में अपनों को खोया, अपने परिवार को खोया। दोस्तों, हम सबको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अपने आसपास अगर कभी भी किसी पर शक हो तो पुलिस को सूचना ज़रूर दे। स्टोरी बाबा यूट्यूब चैनल इस हमले में आहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देता है। साथ ही हम उन लोगों के जज्बों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया और उसके बाद कानून और ज़िंदगी की लड़ाई जारी रखी। पुलिस और कानून दोषियों को सज़ा ज़रूर दिलवा सकती है, पर जिन लोगों ने बेवजह अपनों को खोया, बिना किसी कसूर, बिना किसी गुनाह के, उनके ज़ख्म भरना बहुत मुश्किल है। ना जाने कैसी नज़र लगी ज़माने की, वजह ही नहीं रही मुस्कुराने की। जय।